एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का ग्रेविटेशन और इसके रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, टोटल वीडियो का डिस्कशंस करेंगे। और जिसमें मैं कोशिश करूंगा ट्राई करने की, या मैं आई विल ट्राई कि आई विल डेफिनेटली टीच द क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू आईआईटी एज वेल एज नीट। तो हम लोग एक जीरो लेवल से शुरुआत करते हुए एक आईआईटी और नीट के लेवल तक के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, डील करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो लिखा हुआ मैंने, ग्रेविटेशंस, एंड दिस इज द न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर हो? अब इसके बैकग्राउंड पे नहीं जाते हैं, क्योंकि आपसे बैकग्राउंड से क्या मतलब है। कुछ लोग बोलते हैं एप्पल गिरा न्यूटन के सर पे तो वहाँ से ग्रेविटेशन की खोज हो गई। अगर ऐसे होता तो सब लोग खोज कर लेते ग्रेविटेशन की। न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है, जिसके हम बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। बेसिकली क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, 9th में होगा बेसिकली ये फॉर्मूला। तो आज इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाऊंगा, क्लास 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाएंगे, पर क्लास 11th में पढ़ेंगे। इसको सेंट्रल फोर्स क्यों बोलते हैं, ये हैवी बॉडी का सिग्निफिकेंट क्यों है, इन सब चीज़ों के बारे में क्या करेंगे अपन, पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले हेडिंग हम जो देखेंगे वो होगा, थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ तो थोड़ा सा अभी बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा बाद में। तो पहला जो टॉपिक हम देखने जाएंगे वो होगा हमारे पास न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ये देखेंगे न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि एक बॉडी है यहाँ पे और एक बॉडी यहाँ पे है, कुछ डिस्टेंस पे है। पहले वाली बॉडी का नाम कुछ भी हो सकता है, मास इज m1, और दूसरे वाली बॉडी का मास है m2। फर्स्ट वाली बॉडी की और सेकेंड वाली बॉडी के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये जो सेंटर है इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लिखेंगे r, दैट इज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो न्यूटन कहता है कि फर्स्ट वाली बॉडी, दिस इज फर्स्ट बॉडी, दिस इज सेकेंड बॉडी। ठीक है, तो न्यूटन कहता है फर्स्ट वाली बॉडी सेकेंड वाले को अट्रैक्ट करेगी और सेकेंड वाली बॉडी फर्स्ट वाली बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। न्यूटन के बारे में आपको एक बात बता देता हूँ, न्यूटन्स नेवर टॉक अबाउट द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। वो रिपल्शन की बात नहीं करता, ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। हमेशा किसकी बात करता है? न्यूटन के बारे में दो चीजें हमेशा ध्यान में रखना, ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट अट्रैक्शन प्लस पेयर की बात करता है। किसकी बात करता है वो? पेयर की। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्सेस प्लस पेयर की बात करता है। ही सेज दैट कि द फर्स्ट वाली बॉडी विल अट्रैक्ट टू सेकंड वन। तो अभी ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इधर आने की कोशिश कर रहा होगा, फोर्स लगाएगा, फर्स्ट वाला लगाता है सेकंड वाले पे। तो लिखने का तरीका आपने पढ़ा होगा डायनामिक्स में, ऐसे फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी ओवर सेकंड बॉडी। तो ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, फोर्स अप्लाइड बाय सेकंड वाली बॉडी ऑन फर्स्ट वाली बॉडी, सेकंड वाली बॉडी ऑन फर्स्ट वाली। इसको ऐसे पढ़ते हैं, अगर आपको नहीं पढ़ने आता होगा तो आप धीरे धीरे समझ सकते हैं। मैं बेसिक से शुरुआत करूंगा। तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। उसने बोला कि इनका जो अट्रैक्ट करने का जो मैग्नीट्यूड है, तो लेट अस कंसीडर द मैग्नीट्यूड इज f, सो वी कैन राइट f12 वेक्टर के फॉर्म में। अगर आप लिखोगे, दोनों अपोजिट है तो हमें लिखना पड़ेगा माइनस f21। तो इतना न लिख के हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो ऐसे कर दे रहा हूं मैं, इज इक्वल्स टू f लिख दे रहा है। तो बोला कि f जो है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 बाई r का स्क्वायर। दिस इज लॉज ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। कैपिटल G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोल जाता है इसको? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल हम बोलते हैं इसको, और हम लोग बोलते हैं इसको कांस्टेंट, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है G की 6.67 10 to the power -11 न्यूटन डॉट मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। दिस इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, बिकॉज अब देखोगे तो उसके 10 के पावर -11 लगा हुआ, तो बहुत ही क्या है, एक छोटी वैल्यू। अब इसमें 9th में आपने पढ़ा होगा तो बताया जाता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर बिटवीन देम, दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। ऐसी चीजें मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन उसका कोई अभी बहुत ज़्यादा कोई फायदा है नहीं। अब इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए,
और ये जो है ये एक फॉर्मूला है जिसको आप क्लास 9th में ग्रेविटेशन में डील किया होगा। क्लियर बात है। अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़े 11th में क्या है। पहला पॉइंट इसके बारे में ये है कि इट इज अ सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। ये नया मिला होगा आपको, क्या मिलेगा, सेंट्रल क्या है ये फोर्स है। अब कभी कभी आप पढ़ते हो फोर्सेस कॉन्टैक्ट्स हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट्स है क्लास 8th में, ठीक है। फिर उसके बाद जाते हो तो आ जाता है 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस हैं। फिर आप आओगे तो कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। उसके बाद ही नया ड्रामा क्या आ गया, सेंट्रल फोर्सेस है। क्लियर है। तो सेंट्रल फोर्स में अब समझाता हूँ आपको। फिजिक्स में ऐसे ही चलता रहता, अपने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से डिजाइन किया गया। सेंट्रल फोर्सेस का देखोगे तो आप यहाँ पे आते हैं। आप ये वाली बॉडी जो है इसको सीधा ऐसे क्यों अट्रैक्ट कर रही है, ये तो इसको चाहती तो ऐसे भी अट्रैक्ट कर सकती थी और इसको चाहती तो ऐसे भी अट्रैक्ट कर सकती थी, या दूसरा रास्ता ऐसे भी हो सकता था इसके पास। तो रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है कि एक बॉडी यहाँ पे है जिसका मास m1 और एक बॉडी यहाँ पे जिसका मास m2 है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके लाइन के अलोंग एक्ट करती है, जो लाइन दोनों पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करता है। मतलब क्या हुआ कि ये इसका सेंटर, ये इसका, तो ये इसको जो खींचेगा अपनी तरफ तो ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज पे ज्वाइन करता है उससे तरफ। सेकंड वाला इज अट्रैक्टिंग टू फर्स्ट वन F, सेकंड वाला अट्रैक्टिंग 1 2 और ये इसको खींचने की कोशिश करेगा। दिस इज F सेकंड वाला और बाई फर्स्ट वाला। क्लियर हुआ। तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू फोर्सेस। क्लियर हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्स की सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे जो ये है, इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम। अब ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम का क्या मतलब होता है कि अगर आपने दो बॉडीज 1 और 2 m1 और m2 इनको किसी मान लीजिए एयर वाले मीडियम में रखा और इनपे लगने वाले दोनों फोर्सेस जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर मान लीजिए सपोज एग्जांपल 12 न्यूटन आ गई, तो अगर आप इसी सेम सेटअप को या सेम सिस्टम ऑफ बॉडीज को अगर आप अल्कोहल में रख देते हो या ईथर में रख देते हो या किसी अदर मीडियम में रखोगे तो ऐसा नहीं है कि एफ जो है वो वेरी कर जाएगा, एफ सेम आएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम। क्लियर हुआ। अगले साल आपको क्लास 12th में सेम इसी से रिलेटेड एक फोर्स पढ़नी पड़ती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो चार्जेस के बीच में आती है, वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन मीडियम। इसमें आपको डिटेल में पढ़ाते हैं लोग कि इसमें डिपेंडेंट होगी, बट ग्रेविटेशनल फोर्सेस इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम। क्लियर हुआ। टू इंपॉर्टेंट, बहुत सारी अभी मैं पढ़ाऊंगा इसको, पहला और दूसरा हुआ, ठीक है। तीसरा यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, या अभी इसको आप लिख सकते हैं, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मिटा देता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन, ठीक है। ओके, हो गया। चलो जा भाई, कपड़े से मिट भी नहीं आ रही है, ठीक है। चलो तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसके बारे में वो ये है, फर्स्ट हो गया, पहला हुआ सेंट्रल, दूसरा हुआ इंडिपेंडेंट। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज एप्लीकेबल टू पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स। क्या एप्लीकेबल होता है? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। ये जो फॉर्मूला है वो बेसिकली इसके लिए अप्लाई होता है, पॉइंट साइज, क्या लिख सकते हैं अपन, ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का बच्चों को मतलब ये होता है कि वो छोटा होता है। देखो कोई बड़ा ऑब्जेक्ट भी होता है पॉइंट साइज हो सकता है अगर हम उसको दूर से देखें। जैसे फॉर एग्जांपल मून, अर्थ से हम देखते तो हमारे लिए पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुआ। अब मून पे जाके देखेंगे तो हैवी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ जो होता है कि इस फोर्स का जो इंपॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस जो हेवनली बॉडीज के लिए, अब इसका क्या मतलब होता है? सिग्निफिकेंट मैं लिख रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ मैं। सिग्निफिकेंट फॉर हेवी बॉडीज, सिग्निफिकेंट फॉर हेवी बॉडी का मतलब क्या होता है? हेवी का मतलब बड़े बड़े बॉडीज। अब तुम बोलोगे सर F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 बाई r का स्क्वायर होता है ग्रेविटेशन। तो हम क्या करते हैं, इससे तो कुछ भी अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। बोले हाँ भाई ठीक है। तुम क्या बोलोगे, क्लास में हम हैं एक, ठीक है, हम हैं एक, कोई मेन है मान लो, और एक क्लास में 11th में गए होगे तो अट्रैक्शन थोड़ा बहुत किसी के साथ हो ही जाता है, ठीक है। ये मान लो कुछ है, आप समझ गए होगे क्या होगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर अट्रैक्शन होना चाहिए, तो ये सिंपल सी बात है, जब हम दोनों एक दूसरे के डिस्टेंस पे बैठेंगे, r डिस्टेंस पे अगर हम बैठ गए, ठीक है, तो हम तो इधर चले जाने चाहिए और हम तो इधर चले आने चाहिए, ठीक है। अब सोचो कि आपका वजन कितना होगा, बेसिकली मास जो होगा 11th में पढ़ते हो गए अगर आप, मान लो 50 kg है, सामने वाले का 45 kg है,
आप 40/50 के जो मान लो कि बैठे भी अगर आप 5 मीटर के डिस्टेंस पे, कितने मीटर के डिस्टेंस पे, 5 मीटर। प्रॉब्लम क्या है, ये तो छोड़ो, f इज इक्वल्स टू ये जो बवाल है ना 6.67 इंटू 10⁻11, ध्यान से देखना 6.67 इंटू 10⁻11, ये जो -11 है ये बहुत ही छोटी फोर्स आ जाएगी। F जो आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपका और जिसके साथ अट्रैक्शन है उसके बीच में जो फोर्सेस आएगी बहुत ही क्या हो जाएगी, स्मॉल। इसलिए आप इधर जाके नहीं चिपक सकते और ये इधर आके नहीं चिपक सकता है या सकती है, जो भी होगा, ठीक है। दीज आर एप्लीकेबल सिग्निफिकेंट फॉर हैवी बॉडीज, ये सिग्निफिकेंट है केवल हैवी बॉडीज के लिए, जैसे मून हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है, मून हो गया, बाकी के जो प्लैनेट्स हैं उनके बीच में होगा, ये वहां पे एप्लीकेबल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मासेस बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। जैसे अर्थ की बात करें हम और एक मून की बात करें, तो अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg, देखो आ गया, और नियरली अबाउट 10⁻22 kg, ठीक है, दैट्स 100 टाइम्स स्मॉलर देन द अर्थ। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे फोर्स एक्टिवली काम करती है, छोटे वाले बॉडीज पे ये सिग्निफिकेंट नहीं है। क्लियर हुआ? ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं लेकिन आप अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। पहला आपके ऊपर क्वेश्चन आता है सेंट्रल फोर्सेस है ये ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। दूसरा हमारे पास ये है कि ये इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम है, किसी भी मीडियम में रख सकते हैं आप, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट पे काम करता है और सिग्निफिकेंट फॉर हैवी बॉडीज है, ठीक है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल के थ्रू अपन करेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से क्या होता है समझ में आता है, ठीक है। तो अभी 4 पॉइंट नोट कर सकते हो, और भी पॉइंट्स में अगर बताऊं तो बहुत सारे पॉइंट बता सकता हूँ, लेकिन अभी कोई जरूरत है नहीं बेसिकली। ठीक है, चलो प्रॉब्लम्स को हम लोग न्यूमेरिकल के थ्रू देखेंगे, इसके थ्रू देखेंगे, न्यूमेरिकल्स के थ्रू। न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल्स के थ्रू करेंगे और छोटा सा प्रॉब्लम्स मैं समझाऊं 9th वगैरह के बेसिस पे अगर देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूले आ जाते हैं, उसके बेसिस पे आप लगा सकते हैं, लेकिन 11th में जो इंपॉर्टेंट होता है, पहला हम लोग देखेंगे कि 2 बॉडीज हैं। पहला फॉर्मूला 2 बॉडीज है, एक ये है स्फेरिकल बॉडीज और दूसरी उसी को टच करते हुए ये भी दूसरी स्फेरिकल ही है, ये स्फेरिकल बॉडी, तो दोनों सेम है, बोथ आर आइडेंटिकल, और यहाँ से ये इसका है जो उसका डिस्टेंस r है और ये इसका डिस्टेंस r, ये थोड़ा सा फेमस क्वेश्चन भी है, ठीक है। बोथ स्फेरिकल बॉडीज आर आइडेंटिकल एंड मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। किसकी बनी हुई है सर? सेम मटेरियल का। चूज द फॉलोइंग, चूज द फॉलोइंग, या इनके बीच में लगने वाली फोर्सेस जो का रिलेशन बताना आपको। पहला ऑप्शन है ए, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, दूसरा बी, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, सी ऑप्शन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर पे पावर 4 एंड डी ऑप्शन इज एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पे पावर 4। क्लियर हो? ये बात आपको करनी है। आइडेंटिकल है पहली बात, मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल। आइडेंटिकल का मतलब मास सेम, मटेरियल का मतलब डेंसिटीज आर सेम। क्लियर हुआ? अब इसके बारे में बात करिए। आप होता क्या है कि आप 9 पढ़ के आए होते हो, आपको लगता है बहुत ईजी है, आप क्या करोगे, सर ने तो पढ़ाया था 9th में कि एफ जो होता है हमारा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक सोल्यूशन, शादियों का सीजन चल रहा है, गाने बज रहे हैं। एफ जो होता है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। तो बोलते हैं ना टीचर डिस्टेंस 2 गुना बढ़ा देंगे, 2 गुना बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा कि f जो होता है इसको r जो है आपका 2 गुना हो गया, मतलब r डैश इज इक्वल्स टू 2r हो गया। तो अब इसी में लगते हैं लोग, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2r का स्क्वायर हो जाएगा और f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/4r का स्क्वायर, मतलब फोर्स जो है अपने ओरिजिनल फोर्स की 1/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि ये 11th है और यहाँ पे चीजें थोड़ी सी अलग चलती है, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला लगता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, ध्यान से सुनना। अब अपने को पता है कि ये दोनों आइडेंटिकल है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी सेम है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है m/v, लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका जो मास आएगा, इस वाले बॉडी का मास जाएगा m जो होगा रो इंटू वी, तो हो जाएगा रो वी, इसका मास हो गया मान लीजिए, और इसका भी मास क्या होगा, रो वी, क्योंकि ये भी m होगा, इसका भी मास m और इसका भी मास m, लेकिन इसका मास रो वी और इसका मास क्या है, रो वी, मास सेम आएगा और डेंसिटी सेम है। तो आपके यहाँ पे जब निकालेंगे हम लोग तो f इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला देखना, कैपिटल G m1
m2 बाई आर का स्क्वायर। तो F इज इक्वल्स टू कैपिटल G, पहले वाले का मास जो हो जाएगा वो रो वी होगा, दूसरे वाले का भी मास रो वी होगा, अपॉन r का स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स, r प्लस आर इज 2r का स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब इसका वॉल्यूम निकालना स्फीयर का बहुत इजी होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर का क्यूब है। तो F इज इक्वल्स टू कैपिटल G रो का स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब अपॉन 4r पे पावर कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर। ठीक है, चलो ये हो जाएगा, आप जो भी करेंगे g हो जाएगा रो का स्क्वायर 4 4 जा 16/9 पाई का स्क्वायर r पे पावर 6 अपॉन 4r का स्क्वायर। आप ध्यान सुनना, g कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट एक नंबर है, ये कांस्टेंट, ये सारा जो भाग है वो क्या हो गया, कांस्टेंट, और दिस बिकेम पावर 4। इसको अगर हम k मान दें, k, और दिस बिकेम r टू द पावर 4। f k को हटाएंगे तो f इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पे पावर 4 हो गया। तो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस, r टू द पावर 4। तो आपको लगा होगा कि चलो ये आंसर है क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा, तो टेंशन क्या है, डिस्टेंस जो भी है ये r का स्क्वायर हो गया। अब एग्जाम में ये मार के आ जाओगे, और ऑप्शन भी देते हैं वो ऐसे ट्रिकी सा कि आप मार के आओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, पर मेरे को वीडियो देख लेने दो चल रहा है कि नहीं। चल रहा है। ठीक है, थोड़ा छोटा दिखेगा लेकिन अभी एडजस्ट कर, धीरे धीरे मैं क्वालिटीज बढ़ा दूंगा। छोटा सा फ़ोन है, उसी से रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा आपको। चलो ओके, पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे अपन। ये तो हो गया पहला ग्रेविटेशन के ऊपर। दूसरा हम लोग बात करेंगे सेंट्रल फोर्सेस के बारे में, कि सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल बेसिकली आ सकते हैं या आता है। ध्यान से सुनना, दो बॉडीज हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में बात करें। दिस इज अ बॉडी, फर्स्ट बॉडी, जिसका मास हम मान ले रहे हैं m है। कितना मास है इसका, m। और दूसरी वाली बॉडी है ये, ठीक है, इसका मास जो है ये 2m है। ठीक है, यहां से इसके सेंटर से और यहां से जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो l/2 है। कितनी है सेपरेशन का डिस्टेंस, कितना है, l/2। इसका भी लेंथ जो है l है, और इसकी लेंथ जो है ये जो है ये 2l है। कितनी है, 2l। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बोलता है फाइंड द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, या फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स, सिंपली फाइंड ग्रेविटेशनल, क्या लिखेगा, फोर्स, दैट इज एफ जी लिखता हूं, मेरी आदत है एफ जी, एफ का मतलब फोर्स, जी का मतलब ग्रेविटेशन। ठीक है, अब इसमें कोई ट्विस्ट नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, आप क्या करोगे, कोई बात नहीं सर, इसका मास m है और इसका मास कितना है, 2m है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दे ही रखा हुआ, ये रहा l/2। तो आप क्या करोगे, m इंटू 2m बाई l/2 का स्क्वायर, खत्म काम। ठीक है, ऐसे नहीं होता, देखो कैसे होगा। ये इसका सेंटर है, ठीक है, मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, ये यहाँ पे आएगा। तो ये डिस्टेंस l है, तो ये वाली डिस्टेंस इसका सेपरेशन से कितनी हो जाएगी, l/2, तो मानते हो। और ये 2l है, तो इसका जो सेंटर से सेपरेशन डिस्टेंस होगा l होगा, वो कितना होगा, l। देखते हो, ये 2l है तो इसका सेंटर कितना होगा, 2l। अब यहाँ से अपने को एक्चुअली ये निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है। क्या है, सेंट्रल फोर्स, तो मुझे ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये l/2, तो ये l/2 होगा। समझ में आ रही मेरी बात, ये पूरा l, यहाँ से देखो ये l/2, यहाँ से तो ऐसे जाओगे, ये डिस्टेंस भी l/2, तो ये एक्चुअली कितनी हो जाएगी, l/2, और ये l/2, ये एंगल हम ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया, तो ये डिस्टेंस हो जाए ऐसे हो गया और ऐसे, ये डिस्टेंस l/2 और ये डिस्टेंस कितना हुआ, l/2। पता नहीं साइड से अगर इक्वल हो जाएंगे तो एंगल कितना हो जाता है, 45 डिग्री। ये तो पता होगा, नहीं भी पता पाइथागोरस लगा लो भाई, क्या लगा लो, पाइथागोरस। तो ये डिस्टेंस हमारा r यहाँ पे है, क्वेश्चन मार्क। r निकालने का तरीका है, पाइथागोरस लगा लेंगे बाय यूजिंग, लिख दे रहा हूँ अभी, थोड़ा पहला क्लासेस है इसलिए लिख दे रहा हूँ, बाद में पाइथागोरस। r जो आएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा, l/2 का स्क्वायर प्लस l/2 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट l का स्क्वायर, अरे डायरेक्ट लिख लो यार, ये l/2 कितना हुआ, 2l/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया, √2, और ये हो जाएगा l/2।
2। क्लियर हुआ? अब इसको उड़ा भी सकते हो, l बाई कितना हो गया √2, मतलब जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन r की जो वैल्यू आएगी वो आएगी l बाई √2। क्लियर हुआ? अब इजी हो गया, अब कुछ नहीं करना, अभी सेंट्रल फोर्स से डिस्टेंस मिल गया सेंटर के बीच में। दिस न्यूमेरिकल इज बेसिकली टू क्लियर व्हाट इज सेंट्रल फोर्स। क्लियर हुआ? अब निकाल लो आराम से, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G प्रोडक्ट ऑफ मासेस, दिस बिकेम m, दिस बिकेम 2m अपॉन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का स्क्वायर l बाई √2 का स्क्वायर। F इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू 2m का स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर बाई 2। दिस बिकेम, ऊपर चला जाएगा, दिस बिकेम 4gm का स्क्वायर अपॉन l का स्क्वायर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस टू बॉडीज। क्लियर हो? अब ये ऐसे हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक क्वेश्चन और भी आप इस पे कर सकते हो, जैसे मान लीजिए कि इसको दे देगा, ये कहीं सरफेस पे रखा हुआ है। सरफेस पे रखा हुआ का सेंस होता है ये ऐसे हो गया और ये ऐसे रखा हुआ किसी सरफेस पे, ठीक है। अब बोलेगा फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन। क्या क्वेश्चन आया? ऑल्सो फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, मतलब हम निकालने क्या कोशिश कर रहे हैं, एन की वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन। डायनामिक्स में पढ़ा होगा, नहीं तो धीरे धीरे कवर करेंगे डायनामिक्स में, अभी ग्रेविटेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम है कि ये अट्रैक्शन, यहाँ पे देखो ये वाली बॉडी है ऐसे, मास कितना m, और ये ऐसे सरफेस पे रखी पड़ी है, ठीक है। चलो अब एंगल कितना होगा, मैं बताया था ना l/2 का एंगल जो होता है बेसिकली कितना हो जाता है 45। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा 10 पे पढ़ा होगा 45 कैसे होता है, अब ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन चाहिए अपने को। नॉर्मल रिएक्शन पे ये वाली बॉडी लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ लगेगा इसका mg, और इस वाले सेपरेटेड से ये जो फोर्स लग रही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है Fg, दैट इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। कोई भी फोर्स अगर एक एंगल पे लगती है तो उसके कंपोनेंट रिजॉल्व होते हैं, आपको पता होगा, जिधर वो टच करती है वहां पे cos थीटा लगता है, तो Fg cos क्या लगेगा 45, और ऊपर की तरफ लग जाएगी आपकी Fg ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू sin 45। अब बॉडी ऊपर और नीचे डांस तो कर नहीं रही है, डांस नहीं कर रही मतलब क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है। इसमें है इक्विलिब्रियम, मतलब ऊपर के कंपोनेंट नीचे के कंपोनेंट्स के बराबर हो गए, तो ऊपर के कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, F गिवन ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू sin 45, लिख दे रहा हूं ढंग से मैं थोड़ा सा, Fg sin 45 प्लस नॉर्मल, ये दोनों मिलके इसको बैलेंस कर रहे होंगे mg को, so normal is equals to mg minus fg sin 45, ठीक है। mg minus fg is this 4g m का स्क्वायर बाई l का स्क्वायर इंटू sin 45 is 1/√2। उसको कैंसिल भी कर सकते हो या छोड़ भी सकते हो, mg कैंसिल कर लो, 2, ये 2 बचेगा 2√2। आप कुछ पूछेंगे ये कहाँ से आ गया, दिखा रहा हूँ, 2 इंटू 2, अब इस 2 को ऐसे लिख सकते हो √2 इंटू √2, और नीचे √2 कैंसिल हुआ, 2√2 आ गया, तो कितना हो जाएगा mg माइनस 2√2g m का स्क्वायर बाई l का स्क्वायर। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फॉर बॉडी 1, इस वाले बॉडी के लिए होगी। अब दूसरे वाली बॉडी के लिए निकालना पड़ेगा, इधर का मैं रफ कर दे रहा हूँ, फिर देखते हैं, ठीक है। चलो इस वाली बॉडी को मैं रफ कर दे रहा हूँ, और रफ करने में इस वाली बॉडी पे आते हैं। देखो इस वाली बॉडी पे क्या हो रहा होगा, ये ऐसे है, छोटा बना दे रहा हूँ, ग्राउंड सरफेस दिस इज, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ उसका mg, और ये ऐसे फोर्स लग रही है Fg, क्या लग रही है Fg। अब इसको देखो ये 45 होगा, वैसे बना लो, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45, zigzag बनेगा 45, तो ये एंगल कितना हुआ 45 ना, कितना हुआ 45, तो दिस बिकेम Fg, ध्यान सुनना, Fg cos 45, और नीचे की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा जुड़ के उसका Fg sin 45, ठीक है, अल्टरनेट पेयर बनेगा, टीचिंग, ये रहा 45, ये रहा 45, 45, 45, ठीक है। अब इस ऊपर नीचे का बॉडी डांस तो कर नहीं रही है, तो अब इसके एबीडी बना के लगा सकते हो, वैसे भी लगा सकते हो, कितना हो जाएगा n is equals to mg plus fg sin 45, done, so this became mg plus fg is how much, fg is we have found out mg, this is 4g m का square by l का square into 1/√2, get cancelled, this became 2√2, so this became mg plus 2√2 g m का square
बाई एल का स्क्वायर। क्लियर हुआ? यहाँ पे माइनस हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है एन, और यहाँ पे एन। मतलब दिस आर द नॉर्मल रिएक्शंस। ये भी क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा सा इंटरेस्ट, ऐसा कुछ है ही नहीं, हाई फाई नहीं है कि बहुत हम लोग इसमें फिजिक्स की कोई पीएचडी वाला कोई सिस्टम लगा दें, ज़्यादा वेरी नॉर्मल एग्जांपल्स। तो अगर आपने लिख लिया होगा, समझ में आया होगा तो ठीक, तो फिर आपने आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं वीडियो देख लेता हूँ। चल तो रहा है, अच्छा चल रहा है। नसीब मेरा अच्छा है कि ये वीडियो चल रहा है, तो फ़ोन इतना छोटा सा है कि वो बंद हो जाता है, चलता नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप कॉपरेट करिएगा, बाकी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, चल मिटा दें इसको। कॉपी हो गया। कॉपी क्या करते हैं, सब स्क्रीनशॉट मारते हैं, कॉपी करता नहीं है कोई। ठीक है, आप बैठते टाइम बेसिकली जो है वो नोटबुक लेके बैठा करिए। अगर आप इस चैनल से पढ़ रहे हैं तो कहीं से भी पढ़ रहे हो, पढ़ने का क्या है, नॉलेज कहीं से भी मिल रहा हो आप बटोरते रहिए। ठीक है, कहीं से भी मिल रहा हो, कोई भी पढ़ा रहा हो, सारे लोग अच्छे पढ़ाते हैं, सबसे खराब नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो बाकी सारे अच्छे पढ़ाते हैं, कहीं से भी नॉलेज मिले आप बटोरते रहिए। ठीक है, ऑलवेज हैव द नेचर ऑफ अप्रिशिएटिंग समथिंग, नॉट फॉर कंप्लेनिंग समथिंग। अप्रिशिएट करते रहिए, जितना आपके पास है शायद किसी के पास ना भी हो। ठीक है, बहुत से लोगों के पास ना है, तो आप उसको अप्रिशिएट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये जनरल नॉलेज की बातें मैं बहुत दे देता हूँ कभी कभी। क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ रहे हैं, 3, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर, थर्ड होगा कंसेप्चुअल, मल्टीपल चॉइस होगा। दिस इज कमेंट ऑन फॉलोइंग, आजकल बड़ा फेमस हो गया ये वर्ड, कमेंट ऑन क्या, फॉलोइंग, या इसको आप बोल सकते हैं मल्टीपल चॉइस। करेक्ट हो सकता है, बहुत सारी चीजें इसमें सही हो सकती है, मल्टीपल चॉइस हो गया। क्या हो गया, मल्टीपल चॉइस। पहला पॉइंट है, ये बॉडी है, इसका मास है m1, दिस इज बॉडी 2 m2, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, मुझे कैपिटल R लेने की आदत है, स्मॉल r भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बताओ। क्लियर है? चलो 4 पॉइंट पे आपको कमेंट करना। पहला पॉइंट ये है, F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर, ये सही बात है कि नहीं है? दूसरा, F वेक्टर नेट इज इक्वल्स टू 0 है कि नहीं है? थर्ड पॉइंट, A12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस A21 वेक्टर है कि नहीं है? डी पे कमेंट करना है, ए वेक्टर सेंटर ऑफ मास इज व्हाट। ठीक है, एंड डी ऑप्शंस नहीं, डी के बाद ई आता है, मैं स्कूल नहीं गया था क्या, डी, और आपको लगला VCOM वेक्टर के ऊपर कमेंट करना। 5 पॉइंट पे कमेंट करेंगे आप। और हाँ ठीक है, ये क्या है, उसका क्या आएगा, और ये सब चीज़ें सही है कि नहीं, 5 चीज़ें कमेंट कर लो, काफ़ी ठीक है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21। ठीक है, तो सही बात है, कैसे, अरे इतना पढ़ लिया भी सही नहीं पता चला। ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, फोर्स अप्लाइड बाय सेकंड बॉडी ऑन फर्स्ट बॉडी। लिखने नहीं आता तो समझा दे रहा हूँ, जो लगाता है वो राइट में खड़ा होता है, जो मार खाता है वो लेफ्ट में। ठीक है, और इसको अट्रैक्ट करेगा ये इधर की तरफ, F21। ठीक है, मतलब सेकंड ऑन फर्स्ट, मतलब फोर्स अप्लाइड बाय सेकंड, मतलब ये इसको खींचेगा, इसे ट्वी करके खींचेगा इधर की तरफ। ठीक है, F12 इज इक्वल्स टू F21। ठीक है, ये सही बात है, देख लो। अगर हम बात करें, F21 इधर लग रहा है, इधर लग रहा है इस साइड, तो इसको मैं लिखूँ F21 इज इक्वल्स टू जितना भी वैल्यू होगा उसको मैं लिखना चाहूँगा तो माइनस आई कैप लिखना पड़ेगा, और इधर की तरफ जाएंगे तो माइनस आई कैप लिखना पड़ेगा। तो दीज आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ये तो बात सबको पता है, दिस इज ट्रू। पहली बात अगर हम करें तो F क्या लिखा लूँ मैं, 1 2 वेक्टर के लैंग्वेज में लिखूँ तो क्या लिखूंगा मैं, प्रोडक्ट ऑफ मासेस कैपिटल G m1 m2 बाई r का स्क्वायर। डायरेक्शन बोल ठीक इस साइड, तो बोलेंगे क्या, आई कैप। ठीक है, और दूसरा वही बात करूँ मैं, F21 की बात करूँ सेम, m1 m2 बाई r का स्क्वायर, दिस इज गोइंग टुवर्ड द लेफ्ट साइड, दिस बिकम माइनस आई कैप। क्लियर, वो इक्वली बता रहा है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो सो वी कैन से दैट F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर। डन, खत्म। ये हो गया पहले का क्वेश्चन। सेकंड वाले की बात करते हैं, एफ नेट इक्वल टू 0 बोल रहा है, सिंपल बात है, उठा के देखो एफ नेट, एक इधर इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है तो कितना हो जाएगा, एफ नेट 0 होगा, क्यों, एक इधर एक इधर, वेक्टर लॉस भी लगाएंगे तो भी 0 हो जाएगा, और डायरेक्ट भी लिखेंगे तो भी 0। इसका मतलब एफ नेट जो है
वो सिस्टम पे कितना काम करेगी, 0। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, a12 इज इक्वल्स टू माइनस a21। ये बात सही है कि नहीं, मतलब क्या है कि पहले वाले का एक्सेलरेशन दूसरे वाले एक्सेलरेशन के इक्वल है प्लस अपोजिट है। ये बात देखते हैं, पहले a12 लगाते हैं। a12 का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन डेवलप्ड इन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। a21 का मतलब ये हुआ, और a12 का मतलब हुआ द एक्सेलरेशन डेवलप्ड इन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड बॉडी, मतलब इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला न्यूटन्स का सेकंड लॉ देता है आपको। न्यूटन्स का क्या देता है, सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ देता है एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए वेक्टर देता है। क्या देता है, एफ नेट इक्वल टू एम ए वेक्टर। तो वेक्टर की लैंग्वेज में भी निकाल सकते हैं, सिंपल निकाल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। F12 इस पे निकालना है मुझे, तो फोर्स कितनी लग रही है, m F12 पे अगर मैं निकालूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इस पे लग रही है, इसका मतलब m1 इंटू A12, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो A12 निकालूं मैं तो F12 बाई m1 हो जाएगा। So A12 इज इक्वल्स टू F कितना है हमारे पास, अभी निकाला था, इक्वल अपोजिट है, कैपिटल G m1